हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर टॉक्स विद अमृत। आज का वीडियो काफी अमेजिंग रहने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू कवर कि टीसीएस में आप इंटरव्यू देने जाते हैं रिगार्डिंग रिएक्ट एचटीएमएल टाइपस्क्रिप्ट या फ्रंट एंड डेवलपर का आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। सो व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस व्हिच कैन कम अप। सो ये जो क्वेश्चंस मोस्टली है, दिस आर टेंटेटिव क्वेश्चंस जो मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने बताया, जो रिसेंटली एक महीना पहले ही जिन्होंने इंटरव्यू वहां पे दिया टीसीएस के साथ, एंड ही हैज शेयर्ड मी दीज बेसिक क्वेश्चंस। द इंटरव्यू वाज बेसिकली फुल स्टैक के लिए, बट सारी चीज में कवर नहीं हुई थी। रिएक्ट एचटीएमएल टाइपस्क्रिप्ट सीएसएस, दीज आर द वेरी बेसिक चीजें जो वहां पे कवर हुई थी। सो आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज फुल स्टैक इंटरव्यू। दिस इज ये सारे टॉपिक्स में हो रखे हैं। तो यदि आप इन टॉपिक से रिलेटेड आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं टीसीएस में, तो ये सारे क्वेश्चन तो जरूर प्रिपेयर करके जाइए अच्छी तरीके से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंटरव्यू क्वेश्चंस. So interview whenever it gets started, the first thing what you should always do is, जब भी आप शेयर करते हैं रिगार्डिंग योर रीसेंट स्किल्स, देन फोकस ऑन ऐसी चीजें विच इज वेरी क्रूशियल फॉर द जॉब। जैसे आप ये बोलते हैं वेरी बेसिक फंडामेंटल्स थिंग्स विच इज वेरी कॉमन, सो इट्स नॉट गोइंग टू इम्प्रेस द इंटरव्यू। तो ऑलवेज टेल थिंग्स विच इज समथिंग न्यू or which you have done, which is like something challenging. पहले 5 minutes in your introduction part you can tell those things. Maybe like if you have worked in a project which is having a team of multiple people, which are multiple technologies you are using. So those things, focus on those things जब आप इंटरव्यू के पहले के 5 मिनट में इंट्रोडक्शन वहां पे देते हैं. So in this interview, what happened is, so first question was from this HTML5, जहाँ पे the interview asked regarding the what are the new HTML5 features. So HTML5 is completely it's nothing new. ये already काफी सालों से है. The problem is when it comes to HTML5, if you're a UI developer, then आपको पता होना चाहिए basic fundamentals of UI development. अभी का time you cannot say कि there is a designer who will be creating HTML. That's completely fine, but you need to know how the what are different features these languages, these tools they are providing. Like in HTML5 we have this semantic element. Semantic element का specific purpose है. इन सब के ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा. But while talking about HTML5, we have these semantic elements, जिसमें nav, footer, all the new tags are introduced just to improvise on the सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट क्रॉलिंग के लिए जो हेल्पफुल वहां पे रहता है. सो देयर इज ऑडियो वीडियो टैग, देयर इज कैनवास एलिमेंट, जियो लोकेशन एपीआई. तो आप देखते रहेंगे लाइक व्हेनेवर यू ओपन एनी वेबसाइट, तो वहां पे नोटिफिकेशन आता है अलाउ द लोकेशन, दैट इज द जियो लोकेशन एपीआई. वी हैव दिस लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, रेस्पॉन्सिव इमेजेस. इट्स अ न्यू फीचर. वेब वर्कर, जो बैकग्राउंड में आपके सर्वर को हमेशा कनेक्ट होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई इजीली कर सकते हैं. पहले के टाइम ये फीचर वहां पे नहीं था. फॉर्म से रिलेटेड काफी सारे एनहांसमेंट है. वी हैव वेब सॉकेट्स, माइक्रो डेटा, क्रॉस डॉक्यूमेंट मैसेजिंग. तो ये सारे फीचर एटलीस्ट आपको बताना आना चाहिए. ऑल ऑफ दीज फीचर्स रियरली यूज होता है टिल द टाइम यू आर नॉट मेकिंग समथिंग वेरी some complicated stuffs, complicated projects. अदरवाइज बेसिक चीज जो यूज होते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स, ऑडियो वीडियो टैग यूज होता है, कैनवास यूज होता है यदि आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह है. जैसे कैनवास को यूज करते हैं, कुछ फ्रेमवर्क रहते हैं, लाइब्रेरीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं. D3 चार्ट्स आप यूज कर सकते हैं. जियो लोकेशन एपीआई इट्स वेरी कॉमन, इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं. लोकल स्टोरेज अगेन वेरी कॉमन, इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं. रेस्पॉन्सिव इमेजेस का आप एग्जांपल दे सकते हैं. या आप एग्जांपल दे के बता सकते हैं कि यस HTML5 आपको वहां पे आता है, एंड दीज आर द न्यू फीचर्स ऑफ HTML5. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उन्होंने सेकंड में जो पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिंग एंड डिफर इन जावास्क्रिप्ट, इंपोर्टिंग एनी जावास्क्रिप्ट फाइल. तो हम लोग लिखते हैं स्क्रिप्ट के बाद द लोकेशन हम प्रोवाइड करते हैं जावास्क्रिप्ट का, राइट. तो वहां पे हम लोग एसिंग या डिफर वहां पे मेंशन कर सकते हैं. तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या आपको वहां पे छोटा सा पता होना चाहिए. दिस इज न्यू थिंग, बट यू नीड टू नो. जब भी हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन में बनाते हैं, दिस कॉमनली यूज्ड. तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ड्राइंग वहां पे बताऊंगा. सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग स्क्रिप्ट एसिंग, व्हाट हैपेंस, दिस ग्रीन पार्ट इज द एचटीएमएल पासिंग. सो एचटीएमएल आपका डाउनलोड होता है, देन उसके बाद देयर दिस एचटीएमएल पासिंग, और साइड बाय साइड आपका स्क्रिप्ट भी वहां पे डाउनलोड होना स्टार्ट होता है. तो जब भी आपका स्क्रिप्ट का डाउनलोड वहां पे कंप्लीट हो जाता है, देन एचटीएमएल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन वहां पे स्टार्ट हो जाती है, और एचटीएमएल का पासिंग वहां पे पॉज हो जाता है. ठीक है. तो वाई दिस इज कॉल्ड एसिंक व्हेन वी अटैच विद स्क्रिप्ट. तो स्क्रिप्ट का जो डाउनलोड है, इट इज नॉट स्टॉपिंग, वो बैकग्राउंड में चलते रहता है. एचटीएमएल का वहां पे पासिंग होता है, एंड जब भी स्क्रिप्ट का वहां पे डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है, देन योर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन वहां पे स्टार्ट, एंड देन द एचटीएमएल पासिंग कंटिन्यूज. बट व्हेन यू टाइप्स डिफर, इन दैट केस HTML पासिंग डजंट स्टॉप. तो वहां पे आपका स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाता है पूरा का पूरा,
And once this HTML parsing is completed, then your script execution happens. So this is the major difference जो आपको बताना आना चाहिए. So when you see differ, when we include a script with the differ attribute, also tell the browser to download the script asynchronously. Async तो automatic download होता ही है, जैसे async में वहां पे होता है, but script का execution वो वहां पे stop हो जाता है till the end, जब तक HTML document पूरा parsing website में नहीं होता. Now ये बोलने के लिए आप यदि स्मॉल एप्लीकेशन में बनाते इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट, बट इफ योर एप्लीकेशन वेरी ह्यूज, या जो लाइब्रेरी है आप स्क्रिप्ट आप डाल रहे हैं लॉन्ग बर्न, बड़ा लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारी चीजें हो रही है, देन दैट केस दिस एसिंग एंड डेफर क्रिएट्स ए इम्पैक्ट इन योर कोड. तो इसके ऊपर वहां पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है. तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए स्क्रिप्ट एसिंग एंड डेफर. नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन वाज क्वेश्चन 3 व्हिच इज इमेज एसआरसी सेट यूज किया था क्या. So as I mentioned, HTML5 का एक नया फीचर है which is like responsive images. Earlier we have this image and वहां पे मैसेज टैग देते थे, तो we can add only one image to my HTML, है ना. तो like in this example you can see, so this there is this WP content upload flamingo fallback JPG, so this is the SRC, this is the default image. But अब जो SRC set वहां पे लगाते हैं, depending on the different resolution, this image tag automatically वो फाइल वहां पे लोड करता है. So as you see in this example, SRC set वहां पे image 4x 3x 2x 1x, and the same feature is there in this iOS में जब आप लोगो लगाने चाहते हैं, so depending on the different resolution we need to provide multiple size of the images of the logo of your application. The same thing is applying over here also. तो यहाँ पे मल्टीपल जब रेजोल्यूशन के इमेजेस हम प्रोवाइड करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन रेजोल्यूशन और ब्राउजर एवरीथिंग, इमेज टैग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है कि कौन सा वहां पे दिखाना, एंड डिफॉल्ट एसआरसी टैग तो वहां पे है. ये एसआरसी सेट इज a new feature of HTML5. Another question was difference between ID and class. This is very basic चीज जो हर किसी को वहां पे पता होना ही चाहिए. आईडी बहुत कॉमन रहता है जब आप डॉम में बनाते हैं. सो आईडी इज ओनली वन प्लेस, सो वन div can have only one ID. There cannot be multiple duplicate ID नहीं हो सकते हैं. Classes are can be reused, एंड बट क्लासेस जो रहते हैं वो मल्टीपल वहां पे हो सकते हैं. इट कैन बी डुप्लीकेट ऑल्सो एंड इट कैन बी यूज फॉर द डॉम मैनिपुलेशन. जैसे आपको पता है इन केस इफ यू राइटिंग यू आर क्रिएटिंग ए बटन एंड द सेम बटन is applied in multiple places in your components, तो आप उसको एक क्लास दे सकते हैं बटन टैग एंड यू कैन पुट CSS. दैट द रीजन दिस क्लास इज यूज्ड. आईडी स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग द डॉम. सीएस क्लास से भी हो सकता है, बट आईडी हमेशा एक डॉम में एक आईडी कॉमन ही होता है, मल्टीपल या डुप्लीकेट्स वहां पे नहीं होते हैं. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में उन्होंने पूछा था. देयर इज अनदर क्वेश्चन, बहुत कॉमन है, हर जगह पूछा ही जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए पीएक्स ईएम में क्या डिफरेंस है, या ईएम आरईएम में क्या डिफरेंस है, परसेंटेज कब यूज करते हैं. दिस इज अ बेसिक जनरलाइज्ड क्वेश्चन, बट इसके मल्टीपल तरीके होते हैं पूछने के. सो पीएक्स इज मोस्टली इज अ वेरी स्पेसिफिक फिक्स थिंग, कि इनके सिर्फ डिजाइनिंग वेबसाइट जहां पे आपका फॉर एग्जांपल हेडर इज फिक्स और द बटन विड्थ इज फिक्स, हाइट इज फिक्स, देन दैट टाइम वी गिव जनरली पिक्सेल्स. बट यदि आपका पेज का वहां पे आप बना रहे एलिमेंट्स वहां पे बना रहे हैं, तो ईएम आरईएम परसेंटेज व्यू पोर्ट विड्थ व्यू पोर्ट हाइट, वो हम लोग रिलेटिव यूनिट्स वहां पे हम लोग यूज करते हैं. ईएम जब यूज करते हैं इट इज रिलेटेड टू द पेरेंट एलिमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिव, उसके ऊपर का जो एलिमेंट है उससे रिलेटेड होके ईएम वहां पे डिसाइड होता है. बट जब आरईएम करते हैं इट इज कनेक्टेड टू द एचटीएमएल टैग से रिलेटेड आपका वहां पे होता है. एंड परसेंटेज इज मोस्टली व्हाट वी प्रेफर, जहां पे हम लोग यदि रेस्पॉन्सिव बनाना है तो परसेंटेज वहां पे देते हैं. So yes, a viewport height, a viewport width. ये these are the again few more units जो आपको पता होना चाहिए. Pseudo class, pseudo element, very common question and बहुत commonly use होता भी है. Like for example, if you want to style your elements, hover के ऊपर आपका change होना चाहिए. That time you are using hover, last child, invalid. These are the pseudo classes. जो जिसका सबसे आसान तरीका याद रखने का, उसमें एक ही सेमीकोलन एक ही कॉलम होता है. बट इन pseudo एलिमेंट देयर मल्टीपल, दो होते हैं जनरली. जो लाइक फॉर एग्जाम्पल बिफोर आफ्टर यदि आप यूज करते हैं, या फर्स्ट लाइन, दीज आर द स्यूडो एलिमेंट्स जो एचटीएमएल में होता है. स्यूडो क्लास आर यूज्ड इन सीएसएस. इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं. देन अनदर क्वेश्चन व्हिच केम अप इज, जैसे मैंने बताया लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज में क्या डिफरेंस है. जैसे आपको पता है व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग ए कंसीडर वी आर क्रिएटिंग ए वेबसाइट, और यदि हम लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करते हैं, वो ब्राउजर के सेशन में वहाँ ब्राउजर में वहां पे स्टोर होता है. जाके आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके जब एप्लीकेशन टैब में जाते हैं, वहां पे यू कैन सी द लोकल स्टोरेज गेटिंग स्टोर्ड.
उसको यूज करने का क्या तरीका है, यू कैन पुट सेट आइटम, गेट आइटम। सेट आइटम आप की प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज लोकल स्टोरेज में मल्टीपल डेटा डाल सकते हैं। लाइक मुझे एम्प्लॉइज डेटा डालना है वहां पे, तो मैं की का नाम दूंगा एम्प्लॉय, एंड वहां पे मैं अपना वैल्यू ऐड करूंगा। और गेट करने के लिए अगेन आई विल बी यूजिंग द सेम गेट की, एम्प्लॉय गेट आइटम एंड एम्प्लॉय, एंड आई विल बी गेटिंग दैट आइटम। इफ आई वांट टू रिमूव इट, आई कैन यूज रिमूव आइटम, एंड क्लियर को पूरा का पूरा वहां पे हटा देता है। ठीक है, सो दिस इज द लोकल स्टोरेज। बट इन सेशन स्टोरेज में क्या होता है, वो आपका ब्राउजर की मेमोरी में वहां पे डेटा वहां पे स्टोर करता है। प्रोसेस सेम है, ओनली डिफरेंस इज डेटा आपके ब्राउजर की मेमोरी में स्टोर होता है। एंड ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस कि जब भी आप ब्राउजर को रीलोड करते हैं, वेबसाइट को रीलोड करते हैं, वो सारे का सारा डेटा वहां पे लॉस हो जाता है। और कुकीज आर जनरली यूज्ड फॉर बोथ क्लाइंट एंड सर्वर साइड, वहां पे यूज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग टोकन को पास करने के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए कुकीज को वहां पे यूज किया जाता है। लोकल स्टोरेज कहाँ पे यूज किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, इफ यू आर क्रिएटिंग एप्लीकेशन जिसमें आप कुछ डेटा लेके आ रहे हो विच इज going to stay constant throughout your application, that time you should be always using local storage. But session storage, something which will keep on changing. Like for example, if you want to save username and password, but you don't want to save it in local storage, then you can put it in the your session storage, so that whenever browser refreshes or browser closes, it will re-render and वापस से refresh करने की वहां पे शुरुआत वहां पे हो जाएगी. So that is the difference between session storage, local storage and cookies. Another question बहुत common है, array for each and what's the difference between map. ये it's a very common thing which you should be aware of, and you should be able to write one example also. Like for each is basic, it's a for loop kind of thing where you are getting current value, index and array in the arguments. तो उसके अंदर आप फंक्शन वहां पे यू रेंडर कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, दिस इज यूज्ड फॉर इटरेटिंग आपके जो एरे के एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग एम्प्लॉय एरे विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, then I can iterate over these elements and do the manipulation over it. It is not returning anything. But when it comes to map, यहाँ पे हमको भी again three elements मिलते हैं, like current element, index of element and array. These are three uh, elements we are getting. And जब आप map यूज करते हैं, वो आपको रिटर्न करता है एक नया array. फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए बहुत कॉमन कोड है, इसको चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सो आई हैव दिस आइटम एरे, ठीक है। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग आइटम्स डॉट फॉर, सो जैसे आपने देखा यहाँ पे हमने वी हैव दिस एरे, एरे फॉर रिच इफ आई एम राइटिंग एंड इफ आई एम पासिंग, I can see the output. So here I can do the manipulation like for example to the every element dot price is equal to, यदि मैं प्राइस को इंक्रीज करना चाहता हूँ आइदर लाइक लेट मी डू समथिंग, ओके। सो हियर प्राइस यहाँ पे +1 होके वहां पे दिखेगा जब आप रन करते, जैसे 2 एप्पल का 2 हो गया, ऑरेंज का 3, एंड सो इट इज नॉट रिटर्निंग मी एनीथिंग, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस इन मैप, जब भी आप मैप लिखते हो, आई कैन डू द सेम थिंग, बट अगेन आई विल बी गेटिंग ए न्यू एरे फ्रॉम मैप, जो कि फॉर ईच में नहीं मिलता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन रेड्यूस, तो मैप के ऊपर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रेड्यूस, कि आपका एग्जांपल वहां पे आपको आना चाहिए। तो आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन वन स्मॉल एग्जांपल रेड्यूस का, सो आई विल शो यू गाइस विद दैट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल रेड्यूस आपका क्या करता है कि जब भी आप कोड वहां पे लिखते हैं, इट्स एरे फंक्शन, सो देयर इज एक्यूमुलेटर एज वेल एज यू आर गेटिंग द एलिमेंट। रेड्यूस का मेजर जो होता है कि व्हाट ऐप डज इज, एक्यूमुलेटर में बाय डिफॉल्ट आपको फर्स्ट एलिमेंट वहां पे आता है, आइटम में सेकंड एलिमेंट्स वहां पे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एवरी आइटम के वो पार्स करता है, देन आप उसके ऊपर यदि मैनिपुलेशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, और उसको एक्यूमुलेटर में वापस आप डाल सकते हैं, एंड एट द एंड इट विल शो यू द आउटपुट। इट विल ऑब्वियसली, मैप और रेड्यूस में क्या डिफरेंस है, मैप में आपको एरे मिलता है, एक्यूमुलेटर आपको एरे नहीं, आपको एक सिंगल ऑब्जेक्ट वहां पे मिलता है या सिंगल वैल्यू मिलता है जो आप रिटर्न वहां पे करते हैं। लाइक इन दिस एग्जाम्पल, so I want to add all the price. So what I've done is item dot reduce accumulator. Then we have this item accumulator में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, item dot price उठा के accumulator में ऐड करते जा रहे हैं। And at the end, if I run this code, so here I am printing 6, which is the total of these price. So what happened? Let me put a log here.
ठीक है, let's clear console and run. So what happens? So here you see the value is initially it is 0. Then when I've added 1, then 2, 1, then उसके बाद next जब आपका आया, पहले तो 0 था, फर्स्ट आया, आइटम ऐड हो गया, फर्स्ट आइटम ऐड हो गया, 1 हो गया, देन 1 आया, देन सेकंड 2 जब ऐड होता है तो जब आपका प्रिंट करता है 3, then 3 उस लास्ट वाला नहीं प्रिंट किया है, but at the end I am getting this total price as 6. Right, so this is what a reducer does. What all things you can do in this reducer is, like you can modify your object, or if you want to do some logic, so all those things you can do and return the final value at the end. So this is the difference between reducer and map. This is a very again common question. इसके ऊपर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है. Closures, again जावास्क्रिप्ट का जो क्वेश्चन आता है क्लोजर नहीं पूछेंगे, इम्पॉसिबल है. तो क्लोजर्स आपको समझने के लिए सबसे एक चीज आपको ध्यान देना है कि होता क्या है क्लोजर्स. क्लोजर्स में जनरली क्या होता है, देयर इज ए फंक्शन, पेरेंट फंक्शन होता है एंड देयर इज अ चाइल्ड फंक्शन. तो चाइल्ड फंक्शन इज ऑलवेज एबल टू एक्सेस द पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स को उसको वहां पे एक्सेस कर सकता है. तो आई हैव क्रिएटेड वन स्मॉल एग्जांपल. Okay, so I'll remove this array. So consider, let's say there's a this make function is your first parent function, and then inside this मेरे एक variable है called name and which contains a value Mozilla. Inside the parent function there is a child function called display name, and in the display name when I'm writing console.log name, so it is referring to the name of the parent जो इसके बाहर है, डिस्प्ले नेम के बाहर है, विच इज ए पेरेंट फंक्शन से रिलेटेड है ना. जब मैं माई मेक फंक्शन को कॉल करता हूँ एंड असाइनिंग दिस टू ए वेरिएबल एंड आई एम अगेन एग्जीक्यूटिंग दिस माई फंक्शन, सो व्हाट इट विल डज इज, सी इसने मोजिला को वहां पे प्रिंट किया. कैसे प्रिंट किया? सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर. सो इट इज एबल टू एक्सेस द वेरिएबल विच इज प्रेजेंट टू द पेरेंट, और उसको मेमोरी में वो सेव भी करके वहां पे रखते हैं. ड्यू टू विच, जैसे आपने एग्जांपल्स देखे रहेंगे कि multiple example of the clauses are, सबसे common है जो है counter. So the value is getting stored, that is how the child is able to access that value and वो reset नहीं होता. For example, now if I put my function वापस से here and I'll put, so आप देखोगे my Mozilla दो बार वहां पे print हुआ है ना. तो what is happening whenever I'm writing my function, this make function will be getting called, and inside that the child function will be executed, because यहाँ पे जो make function है वो return कर रहा है child function. I'll give you another example is बहुत common example है and real time scenario. Consider I have a parent function as make sizer. मैं एक dynamic sizing का एक function बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं automatically I'll be adding to the input as the size I want and it will display the font size जो मैंने वहाँ पे प्रोवाइड किया है. तो व्हाट आई डू, आई राइट ए फंक्शन कॉल्ड मेक साइजर जिसका इनपुट पैरामीटर रहेगा साइज, उसमें चाइल्ड फंक्शन है. दिस इज नो नेम फंक्शन, आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ नेम हियर. एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल फॉर फॉन्ट साइज, एंड हियर आई एम पासिंग यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल द साइज जो मेरा इनपुट पैरामीटर था पेरेंट का. एंड अगेन इसमें आप देखेंगे इसमें भी यहाँ पे रिटर्न किया था बिकॉज इसको उन्होंने नाम दिया था, बट हियर इट इज डायरेक्टली रिटर्निंग द फंक्शन, तो इसलिए नेम देने की जरूरत है. नो नेम फंक्शन वहां पे उन्होंने यूज कर लिया. नाउ व्हेन आई एम राइटिंग दिस मेक साइजर आई एम पासिंग द वैल्यू 12. व्हाट इज हैपनिंग, the 12 value is going here, this function is getting called and the document value is getting set. Similarly here as the size 14 session, this is the real time use of a closer जहां पे आप वैल्यू जो पास करते हैं पेरेंट को वो जाता है एंड इट मॉडिफाइज द एलिमेंट जो आप वहां पे करना चाहते हैं. अनदर एग्जांपल आई लाइक टू गिव यू व्हिच इज अगेन काउंटर, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला काउंटर हमने यहाँ पे बना रखा है इस बार. सो आई हैव ए काउंटर, ठीक है. नाउ जितने भी आपने क्लोजर के एग्जांपल देखे सब में आपने एक ही चाइल्ड फंक्शन यहाँ पे देखा. नाउ इन दिस वन आई एम गोइंग टू शो यू मल्टीपल चाइल्ड फंक्शंस. जैसे फॉर एग्जांपल इनसाइड द काउंटर the function is this is a function, ठीक है. नो नेम फंक्शन, अगेन ये वेरिएबल को असाइन किया हुआ है.
आप जब वेरिएबल को असाइन करते हैं आपको नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, विच आर वे इज कंफर्टेबल टू यू। देन ए प्राइवेट काउंटर वेरिएबल इन्होंने लेट करके असाइन किया है एंड द चेंज वैल्यू इज द चाइल्ड फंक्शन एंड दिस वैल्यू इज गेटिंग पास्ड कि हाउ मच यू वांट टू मॉडिफाई, ठीक है, change value. And here the private counter, this zero is getting either modified or reducing, whatever it is happening. और return जो वहां पे किया है, these are three different functions which are returned: increment, decrement and value. तो इंक्रीमेंट में यहाँ पे क्या होता है, दिस अगेन फंक्शन विच इज कॉलिंग चेंज बाय, जो कि चाइल्ड फंक्शन है, ये यहाँ पे क्लोजर का दिस चाइल्ड फंक्शन, एंड वॉट एवर वैल्यू यू आर सेंडिंग हियर, वो यहाँ पे आके प्राइवेट जो वैल्यू है उसको वहां पे मॉडिफाई करेगा। सिमिलर डिक्रीमेंट में माइनस करेगा, वैल्यू में बस सेम वैल्यू वहां पे दिखाएगा। नाउ व्हेन आई एम राइटिंग काउंटर, दिस काउंटर डॉट वैल्यू इट विल शो 0 बाय डिफॉल्ट, बट व्हेन आई एम डूइंग इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट तो क्या होगा, वहां पे आपके इस फंक्शन में आएगा, यहाँ पे चेंज वैल्यू बाय 1, तो चेंज वैल्यू दिस विल बी गेटिंग क्लोज्ड, इनिशियल वैल्यू इट विल चेक 0 है तो +1 किया, दोबारा आपने इंक्रीमेंट कॉल किया, चेंज वैल्यू बाय 1, इट केम ओवर हियर, प्राइवेट काउंटर का वैल्यू ऑलरेडी 1 हो गया है, तो +1 इट विल प्रिंट 2, then it will show, let's see the value, so it will return you the private value, प्राइवेट काउंटर का वैल्यू वहां पे शो करेगा। देन आप जब डिक्रीमेंट कॉल करते हैं, इट इज शोइंग डिक्रीमेंट बाय 2, चेंज वैल्यू बाय 1 सॉरी -1 आप करेंगे, देन -1 जब जाता है, ओके, सो -1 से आपका वैल्यू वहां पे चेंज हो रहा है एंड द काउंटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, एंड अगेन इफ यू सी द वैल्यू इज कमिंग 1. So now I'm running the code. See, first is came 0, then again 2, after 2 increment and एक decrement होके वापस finally 1 दिखा। तो ये आप इसको खुद टाइप करके आप खुद कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, then you'll be able to understand closer, multiple examples इंटरनेट में। But again, yes, as I mentioned, make sure you're practicing the closer. Then moving to the React, another question what they asked regarding is React और Angular में क्या difference है and how do you decide कौन सा framework कब वहाँ पे use करना है। Angular और React में major जो difference है, see both first of all are used for your single page application, ठीक है। द मेजर डिफरेंस आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि व्हाट इज द पैटर्न बोथ एंगुलर एंड रिएक्ट इज यूजिंग, लाइक रिएक्ट दे हैव दिस शैडो डॉम का कॉन्सेप्ट, एंगुलर इज प्रॉपर फ्रेमवर्क व्हिच कंटेन्स एवरीथिंग, यू डोंट नीड टू इंपोर्ट अ डिफरेंट लाइब्रेरी, आपको डालने की जरूरत नहीं, बट रिएक्ट में आपको रिएक्ट का राउटर डालने की जरूरत है, रिडक्स का अलग से डालने की जरूरत है, बट इन एंगुलर एवरीथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड, सो इट्स अ फ्रेमवर्क, रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी, या बोल सकते हैं फर्स्ट थिंग। देन द पैटर्न, लाइक फॉर एग्जांपल एंगुलर में एमवीसी पैटर्न है जो प्रॉपर फॉर्मेट वहां पे फॉलो करता है, देयर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड कोड, देयर कंपोनेंट सर्विसेज एवरीथिंग इज देयर, बट इन रिएक्ट द फोकस इज ऑन द शैडो डोम व्हिच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस, जहां पे दी वैल्यू हर टाइम चेंज हो रहा है, देन रिएक्ट इज मच मोर बेटर। तो इस टाइप के एग्जांपल्स वहां पे आप बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एंड रिएक्ट। रिएक्ट हुक्स, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, ये बहुत कॉमन आपके हुक्स हो गए, बट रिमेनिंग हुक्स के आप एटलीस्ट यूज नहीं भी करते अपने प्रोजेक्ट में, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट यू नीड टू नो ऑल ऑफ दिस। यूज स्टेट हुक जो सबसे कॉमन है, स्टेट वेरिएबल को मॉडिफाई अपडेट वहां पे करने के लिए। रिड्यूसर, यदि आप रिडक्स रिड्यूसर यूज कर रहे हैं, देन दैट टाइम ऑब्वियसली यूज रिड्यूसर रिड्यूसर यूज हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट, आप जब वैल्यू पास करते हैं फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड टू अवॉइड प्रॉप ड्रिलिंग, दैट टाइम वी कैन यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज रेफ, फॉर एग्जाम्पल आप डॉम एलिमेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं यूजिंग रेफ, दैट टाइम यू यूज दिस यूज रेफ हुक। यूज इफेक्ट फॉर द एक्सटर्नल सिस्टम, देन लेआउट फॉर स्क्रीन रेंडरिंग, आपका जब यूआई चेंज होता है दैट टाइम यू कैन यूज दिस हुक लेआउट इफेक्ट, एंड इंसर्शन इफेक्ट जब आप सीएसएस मॉडिफाई करना चाहते हैं डायनेमिकली। दीज आर द सम हुक्स, और भी हैं जैसे यूज मेमो जो आपके प्योर कंपोनेंट बनाने में हेल्प करता है, मेमोरी के अनवांटेड कंप्यूटेशन में जो मेमोरी जाता है उसको रिड्यूस करता है। कॉल बैक, यूज कॉल बैक जब यूज होता है जब आपके डिपेंडेंसी चेंजेस होते हैं, तो इसका आप एग्जांपल एक एक बार देख सकते हैं, ट्राई टू सी कि वेयर यू कैन यूज दीज एग्जांपल्स इन योर प्रोजेक्ट, एंड उसके हिसाब से आप वहां पे आंसर दे सकते हैं। देन रिडक्स और रिडक्स टूल किट में क्या डिफरेंस है, रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट का मैं एक अलग वीडियो वहां पे बनाने वाला हूं कंप्लीट डिटेल में, बट बेसिकली जैसे रिडक्स आपको पता रहेगा स्टेट मैनेजमेंट के यूज किया जाता है, यदि आपके एप्लीकेशन में मल्टीपल कंपोनेंट्स लाइक 50 के आसपास कंपोनेंट्स है, बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स है बेसिकली, तो आपको डेटा पास करने के लिए वी यूज दिस रिडक्स फ्रेमवर्क, जहाँ पे डेटा फ्लो बहुत आसान हो जाता है, सो दे हैव दिस एक्शन रिड्यूसर एंड स्टोर वहां पे रहता है।
बट उसके लिए कोड बहुत सारा लिखना पड़ता है। तो टूल किट आपको क्या करता है, एक टूल प्रोवाइड करके देता है व्हिच हेल्प्स इन डूइंग द कोडिंग बहुत आसान तरीके से। दैट्स द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज मेजर कुछ डिफरेंस वहां पे नहीं है। जैसे कि रिडक्स आप, या अगेन दिस वाज नॉट आस्क्ड, बट ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, मेक श्योर आपको पता है कि रिडक्स क्यों यूज करते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। पूरे एप्लीकेशन में आपका डेटा एक ही जगह स्टोर होता है, मल्टीपल जगह वहां पे स्टोर नहीं होता। स्टोर करके इसलिए रिडक्स वहां पे स्टोर करके प्रोवाइड करता है जहां पे आपका सारा डेटा वहां पे रहने वाला है। देन स्टेट हमेशा रीड ओनली रहता है, जिसको आपको यदि मॉडिफाई करना है तो ऑब्वियसली इट इज नॉट, इट इज इम्यूटेबल, पर यदि मॉडिफाई करना है तो आपको डिस्पैच वहां पे यूज करके उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे स्टेट रीड ओनली रहता है, इम्यूटेबल रहता है कि उसको आप मॉडिफाई डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, एंड इट कैन बी ओनली मॉडिफाइड विद रिड्यूसर। और वहां पे डिस्पैच एक्शंस को हम डिस्पैच वहां पे करते हैं टू सी इफ द स्टेट इज चेंजिंग और नॉट। तो अंडरस्टैंड व्हाट रेडिक्स इज ऑल अबाउट। द वेरी बेसिक फंडामेंटल है, जब आपका यूआई चेंज होता है तो डिस्पैच वहां पे होता है एक्शन में। एक्शन से रिड्यूसर को पता चलता है, रिड्यूसर इज गोइंग टू मॉडिफाई द स्टोर, एंड स्टोर का डेटा अगेन यूआई वहां पे यूज करता है। यूआई खुद जाके स्टोर को चेंज वहां पे नहीं कर सकता, बेसिकली जो स्टेट को वहां पे नहीं चेंज करता। सब्सक्राइब जो यहाँ पे लिखा है बेसिकली आप कोई एक यूज इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं, हुक यूज कर सकते हैं आपके स्टेट के ऊपर, एंड सी इफ द वैल्यूज चेंजिंग और नॉट। टूल प्रोवाइड करता है which helps in writing the code and create action, configure the Redux store easily. React suspense. I think this is another question which was asked. Suspense, like for example, if you're creating multiple components and आपके component में API loading होता है, API loading के बाद ही आपका UI show होना चाहिए. So in that time we can use the suspense. Like for example, suspense का फायदा क्या होगा? It help in rendering something else till the time आपका API call खत्म नहीं होता है या फिर आपका UI ready वहां पे नहीं होता है. Like for example this thing. So I want to show this to do, एंड टू डू से पहले मुझे स्पिनर लोड करना है। तो सस्पेंस यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉल बैक है वहां पे आप स्पिनर लोड करिए टिल द टाइम द टू डू फंक्शन टू डू कंपोनेंट इज नॉट रेडी। सो सस्पेंस आपके हर कॉमन एप्लीकेशन में यूज करते हैं। आप यदि लोडर शो करना चाहते हैं या फिर कोई मैसेज वहां पे शो करना चाहते हैं तो उस टाइप पे हम लोग सस्पेंस यूज करते हैं। और सस्पेंस के साथ और एक चीज आता है लेजी करके। फॉर एग्जाम्पल लेजी वर्सेस सस्पेंस नहीं होगा। मेनी टाइम पीपल विल आस्क कि लेजी वर्सेस सस्पेंस क्या है। इट्स नॉट डिफरेंट, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, दोनों एक के साथ काम करते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में मैंने डायरेक्टली उसको टू डू को इंपोर्ट किया है, बट यदि इन केस इफ यू वांट टू इंपोर्ट डायनामिकली, दैट टाइम वी यूज लेजी, जहां पे आपका डायनामिक इंपोर्ट होता है आपके एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे लियो कंपोनेंट जो है इट हैज बीन डायनामिकली इंपोर्टेड टू दी our application using the lazy import mechanism। और यहाँ पे सस्पेंस भी ऑलरेडी यूज किया जहां पे लोडिंग हम लोग दिखा रहे हैं। सो आई थिंक यस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट 1 घंटा तक चला था, बट वंस यू स्टार्ट आंसरिंग ऑब्वियसली टाइम वहां पे लग जाता है। तो ट्राई टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। ये पीडीएफ आई विल शेयर अगेन इन द कमेंट सेक्शन। आप उसको जाकर डाउनलोड करके उसको वापस से गो थ्रू कर सकते हैं एंड उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए। ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।